जय भीम, मैं उमेश करुणा और आप देख रहे बहुजन हलचल। आज हमारे साथ है एक संगठन दलित परिसंघ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के महामंत्री विनेश विद्यार्थी जी। हम बात करेंगे कि आज दलित प्रेम दिखाते हुए हमारे उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री है, खाना खा रहे हैं दलितों घर में जाकर, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? सर, मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि दलितों के घर खाना खाने से जो संदेश आप देना चाहते हैं, वो संदेश आप इस देश में जो गटर में, गैस चैम्बर में घुट करके अमानवीय जो प्रथा है सर पे मैला ढोने वाली, उस प्रथा से, उस व्यवस्था से आप मुक्त करके इस समाज को सम्मानजनक स्थान क्यों नहीं देना चाहते? आप उसके घर खाना खा करके ही उसका सम्मान क्यों बढ़ाना चाहते हो? यही पैटर्न इस्टेब्लिश पेमेंट वो थोड़ी है ये पैटर्न आपका। मैं समझता हूँ, मैं तो योगी जी से ये कहूँगा कि अगर आप दलितों के हितैषी हैं तो उसके लिए मैं चाहूँगा कि इस देश में सबसे पहले तो ऑनेस्टली आप इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को लागू कीजिए और लागू कराने दीजिए। लागू कीजिए और लागू कराने दीजिए। आपने तो ये भी बात की, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। मैं समझता हूँ कि ये आपने बड़ा मानवीय नारा दिया, लेकिन इस मानवीय जो आपने ये नारा दिया, जो आपने संदेश दिया, इसका धरातल पे भी जो है इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। आज स्थिति यह है कि एक तबका सर पे मैला ढो रहा है ना, और वो दलित वर्ग का व्यक्ति है और उसको जो है शिक्षा पाने का भी अवसर नहीं मिल पा रहा है। वो तो जो है वो गटर में, नालों में काम करते करते उसका जीवन संपूर्ण हो रहा है। और ऊपर से अगर ये बात कही जाए कि मैं भाषा सिंह जी की जो है तरफ जाना चाह रहा हूँ कि भाषा सिंह जी को बहुजन चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो मैं उन्हें जो है सल्यूट कर रहा हूँ, उन्हें जय भीम कहना चाह रहा हूँ कि जिन्होंने इस देश को मैं ये बात बताई कि साहब बताइए कि सर पे मैला ढोने वाले समाज को क्या जो है, सर पे मैला ढोने वाले समाज को जब वो सर पे मैला ढोता है तो इसको आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति होती है। कैसे संभव है, मुझे समझ में नहीं आता। ऐसा कहने वाले लोग हमारे इस भारतवर्ष के रहनुमा हैं, ये चिंता का विषय है। और मेरी पीड़ाएं बढ़ती जा रही हैं, कम होने का नाम नहीं ले रही हैं कि जो है उनके हित के बारे में अगर काम किया जाए। आप ये देखिए कि आज निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। क्या निजीकरण इस देश का जो वंचित तबका है, इस देश का संविधान जिनकी सामाजिक पिछड़ेपन का हवाला दे करके उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए कह रहा है इस देश का संविधान, उसे आप रिजर्वेशन, निजीकरण जैसी व्यवस्था लागू करके आप क्यों रोकना चाहते हैं? मैं समझता हूँ योगी जी ने ही तमाम वो राजनेता जो दलितों के खाना खा करके राजनीति करना चाहते हैं, तो अच्छा हो इस राजनीतिक परंपरा के जगह आप उस परंपराओं को जन्म दें जिन परंपराओं की बहुत सख्त जरूरत है। जैसे इस देश में निजीकरण को खत्म किया जाना चाहिए। निजीकरण से जिन लोगों को, जिन युवाओं को है ना, जिन बेरोजगारों को रोजगार मिल जाया करता था, अब वो बहुत बड़े बड़े औद्योगिक घरानों वाली जो कंपनियां हैं वो तो उन्हें रोजगार नहीं देंगी, वो तो उनको जाति और उपजाति के लेंस से देख रही हैं। तो स्थिति ये बन गई है कि आज जो है, जो दलित तबका है वो जो उसकी इस देश में अभी तो स्थिति जो है दयनीय से विचारने भी नहीं हुई थी, आपने तो उसे दयनीय से भी जो है बदतर बना दिया है। और मैं समझता हूँ इसके लिए कोई एक दल जिम्मेदार नहीं है। मैं ये नहीं कर रहा, मैं ये कहूँगा कि इस देश में हुक्म करने वाली, रोलिंग करने वाली तमाम राजनीतिक पार्टियां इसकी उत्तरदायी हैं, क्योंकि लगभग सभी दलितों के घर जाती हैं और कभी जाती हो ना जाती हो, चुनाव के समय तो जाती ही है ना। तो आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं? आप जो है, जब आपके अंदर मानवता है और जब आप संविधान को मानते हैं, जब आप डॉक्टर अम्बेडकर को 14 अप्रैल और 6 दिसंबर में याद भी करते हैं, तो डॉक्टर अम्बेडकर के समाज को भी तो आप जो है मुख्य धारा में लाने के अवसर दें। निजीकरण तो उनको आगे लाने का
आगे जाने से रोकने का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। तो इसको क्यों नहीं आप खत्म करना चाहते हैं? मैं समझता हूँ खाने से, दलित के घर खाने से पहले, खाना खाने से सामाजिक विकास नहीं हो पाएगा। जो मैसेज आप देना चाहते हैं वो मैसेज बजाय आप खाना खाने के देने के, खाना उसके घर खाना खा करके जो देना चाहते हैं मैसेज, वो बजाय आप उस तरीके को अपना के आप, अच्छा तरीका ये हो कि निजीकरण को आप बढ़ावा ना दें, निजीकरण जैसी व्यवस्था को आप अलग कर दें, है ना। ये निजीकरण हमारे लिए बहुत बड़ी रुकावट है। मैं ये कहूँगा कि आप जिनको रोकना चाहते हैं, आप क्यों भूल रहे हैं उस बात को कि इस देश को आज़ाद कराने में उन्होंने ही तो अपना लहू बहाया है, उन्होंने ही तो आहुतियाँ दी हैं, उन्होंने ही तो कुर्बानियाँ दी हैं, जिन्होंने इस देश को बचाया है अपने खून पसीने से सींच करके। आप उसकी संतानों को आप उद्योगपतियों के हाथ की कठपुतली बना करके उन्हें, है ना, दोयम दर्जे का नागरिक बना करके उन्हें उसी 47 से पहले की व्यवस्था में क्यों लाना चाहते हैं आप? आज ये तो अत्याचार हमारे साथ अंग्रेजों के ज़माने में भी, मुझे नहीं लगता, मैं उस ज़माने में तो नहीं था, लेकिन उस ज़माने के संस्मरण तो मुझे सुनने में मिले हैं कि इतनी ऐसी बुरी हालतें तो उस ज़माने में भी नहीं थी जिस ज़माने में हमारे ही जो है शासकों ने हमारे साथ जिस व्यवस्था में हमें जो है भेज दिया है वापस, जिस अव्यवस्था से हमें निकालना था, उबारना था, जिस व्यवस्था से उबार करके हमें मुख्य धारा में लाना था। तो मैं समझता हूँ कि अब मैं बार बार जो व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहा हूँ, राजनीतिक परिवर्तन नहीं हो पाया है, जानते हो उसके पीछे कारण मैं इसमें एक बात और कहना चाहूँगा इसमें कि राजनीतिक परिवर्तन से जो नेतृत्व मिला है उस नेतृत्व में पारदर्शिता नहीं है ना। तो मैं ये बात बार बार इस बात को कोड करके जरूर कहूँगा कि 14 अप्रैल 6 दिसंबर में जब हम बाबा साहब को नमन करते हैं तो इट मीन्स ये है कि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं। जब हम बाबा साहब के अनुयायी हैं तो हम जो है उस तबके के सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक विकास से क्यों परहेज कर रहे हैं? हमें उसको भी तो ख्याल रखना चाहिए, है ना। अब ये देखिए कि जो बाबा साहब ने मैं बहुजन समाज की तरफ को जाना चाहता हूँ कि जो हमारे यहाँ राजनीतिक परिवर्तन हुआ है उसमें वो राजनीतिक परिवर्तन तो हमारे यहाँ हुआ ही नहीं है, क्योंकि बाबा साहब ने टूल्स और रिस्पॉन्स की बात की थी कि जो पूना पैक्ट के बाद जो व्यवस्था लागू हुई है ना, उसमें तो बाबा साहब ने कुछ कहा था कि अब जो लोग आएंगे हमारे वो लोग आएंगे कि जो समाज का चिंतन उनमें कम होगा। और मैं देख भी रहा हूँ, क्योंकि भारत का देश में रिजर्वेशन जैसी व्यवस्था को संविधान की 9वीं अनुसूची में क्यों नहीं डाला गया? इसका मतलब है कि जो हमारे यहाँ लोग राजनीति कर रहे हैं वो समाज का उनके एजेंडे पे नहीं है, केवल राजनीतिक दल उनके एजेंडे पे हैं। तो इस तरफ भी उनको सोचना चाहिए। और मैं ही कहूँगा कि अभी मैं वहीं लौटना चाहता हूँ 1 सेकंड के लिए, और कि दलित के घर खाना खाने से बेहतर रास्ता ये है कि आप उन दलितों को जो सर पे मैला ढो रहा है आज भी, जो गंदगी में जी रहा है ना, विडंबना देखिए कि 8 घंटे जो है वो अमानवीय काम जिसको कोई और अन्य नहीं कर सकता, उसके काम को करने के एवज में उसे 6,000, 7,000, 8,000 वेतन मिल रहा है, पारिश्रमिक मिल रहा है, मानदेय मिल रहा है। क्या 6,000, 7,000, 8,000 रुपये कमाने वाला व्यक्ति क्या अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकता है? क्या अच्छा जीवन दे सकता है? क्या उसे एक अच्छे इंसान से अभिप्राय, मतलब अच्छा इंसान तो जीवन सच्चा आदमी पढ़ लिख जाएगा, तो क्या पढ़ाई लिखाई के अवसर उसे दिए जाए? क्या वो अपने बच्चों को शिक्षित कर सकता है? क्या वो डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स, है ना, साइंटिस्ट जैसे और भी बहुत सारे अच्छा राजनीतिज्ञ, है ना, अच्छा प्रतिनिधि, अच्छा विधायक, अच्छा सांसद बना सकता है क्या इन जो सड़ी गली व्यवस्थाओं में? तो कम से इसलिए तो मैं निजीकरण को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ कि देखिए एक काम को करने वाले, जिस काम को करने के एवज में 40-50 हज़ार रुपये, इसमें तो एक दलित बड़े दलित नेता ने यह भी कहा था कि जो सफाई का काम करने वाले लोग हैं उनका वेतन IAS के बराबर होना चाहिए। हालांकि वो नेता दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी विचारधारा तो थी, उस विचारधारा के अकॉर्डिंग उन पर विचार तो करना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाया। अच्छा होता कि जो बड़े नेता ये बात कह गए कि उस सफाई मजदूर की जो वेतन है वो होना चाहिए था एक IAS के बराबर। आप IAS के बराबर नहीं दे सकते तो कम से कम उसे 6,000, 7,000 दे करके उसमें उसे आत्महत्या करने के लिए मजबूर भी तो न किया जाना चाहिए। तो ये 6,000 रुपये, 7,000 रुपये देना मानदेय, ये उसे आत्महत्या करने के लिए विवश किए जाने की एक साजिश नज़र आती है इसमें। बहुत बड़ी बात कही है और बहुत सारे
इसमें इन्होंने टॉपिक पर बात कही है कि वीआईपी शब्द है एक वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन बहुजन समाज के वंचित तबके के लोग होते हैं, जो कि अगर एक दिन भी हड़ताल पर बैठ जाते हैं, काम न करे तो व्यवस्था चौपट हो जाती है। आईएएस के बराबर उनकी सैलरी देना, एक वीआईपी की श्रेणी में केवल आईएएस को या डॉक्टर को इनको समझा जाता है, लेकिन वंचित समाज को नहीं समझा जाता। दूसरी बात आती है कि दलित के घर पर खाना खाना। दलित के घर पर खाना खाना इससे अच्छा होता है कि यदि दलित के घर पर अपनी लड़की का रिश्ता लेकर जाए, कुछ लोग ये भी कहते हैं एक इंटरकास्ट मैरिज का एक संकेत जाएगा, एक पहल शुरू होगी, ऐसा भी नहीं करते। और यदि दलित के घर पर खाना खाते हैं तो जो दलित खाता है वह क्यों नहीं खाते, ये भी एक सवाल होता है। दलित कुछ आदिवासी कौम है जहाँ चूहे भी खाए जाते हैं, बेबसी में खाते हैं वो लोग। और दलितों की यदि हम बात करें, शुअर खा सकते क्या, ये नहीं खा सकते। यदि मीट मांस की बात करें, मछली, क्योंकि वशिष्ठ जो बोलते हैं इनको ठाकुर है जी, इस पर क्या कहना चाहेंगे? तो इसमें तो मेरा ये कहना है कि देखिए, जहाँ तक दलित के घर के खाने का प्रश्न है, दलित का घर का तो खाना, उसके तो घर में खाना ही बामुश्किल बनता है जी। आज भी इस देश में ऐसे लोग हैं कि जो भूखे सोते हैं। तो पहले दलित को खाना खाने योग्य तो बना दीजिए आप। जब आप उसे मानदेय नहीं देंगे, उसे रोजगार ही नहीं देंगे, उसे शिक्षा नहीं देंगे, तो वो कहाँ से खाने की व्यवस्था करेगा? मतलब दलित की औकात दिखाई जा रही है कि तुम दलित हो। तो ये तो इसका मतलब है दलित इस देश में आज भी विडंबना है कि 47 के बाद से लेकर के आज तक दलित का तो कोई सामाजिक विकास ही नहीं हुआ जी। तो ये जो मैसेज है, ये सामाजिक समरसता के, समता के खिलाफ है। ये नौटंकी है एक तरह से। इसमें क्या दो राय है? अगर आप इसे इस शब्द से भी नवाजें तो क्या दिक्कत है इसमें? जो है मैं समर्थन करूंगा, इससे परहेज नहीं करूंगा जी। ओके, तो आज बात की है हमने उत्तर प्रदेश में जो नौटंकी चल रही है, दलितों को लुभाया जा रहा है, लुभाने की कोशिश चल रही है, खाना खाने के नाम पर हो। और दलित आज समझदार है, समझने लगे हैं सब कि क्या ये चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन न्यूज।